स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पिछले क्लास में हमने कुछ चीजें पढ़ ली, समझी। उम्मीद है आप लोग को चीजें क्लियर भी हो गई होंगी और चीजें समझ में अच्छे से आ रही होंगी। तो अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्द से जल्द 1 से 2 लेक्चर में से कंप्लीट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या होता है। और सबसे पहले मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि वायरलेस टेक्नोलॉजी सबसे पहले किन्होंने स्टार्ट किया था, किनके थ्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया गया, क्या आपको पता है? सर डिफेंस में। किन वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने स्टार्ट किया था? निकोलस टेस्ला। चलिए मैं ही आपको बताता हूँ। निकोलस टेस्ला जो है, उन्होंने सबसे पहले इस फील्ड में सबसे पहले काम स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होते हुए बात आगे बढ़ते हुए चली गई। अब जो प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग यूज करते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं? तो RFID, सेलुलर, वाईफाई और ब्लूटूथ, ये 4 तरह के वायरलेस टेक्नोलॉजी का हम लोग जनरली यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो ये जो 4 तरह के टेक्नोलॉजी वो क्या क्या है? RFID की अगर हम लोग बात करें, RFID क्या है हमारा? तो ये है हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली जो हमारी वैसी टेक्नोलॉजी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड है। तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर वर्क कर रही है। तो ये जो भी चीजें जो हम लोग जैसे रेडियो आप सुनते हो या फिर वॉकी टॉकी पे जो बात होती है, इसे हाईजैक नहीं किया जा सकता। ये जो है अपना ओन क्या बना लेते हैं, अपना एक नेटवर्क इनका तैयार रहता है और इन्हें हाईजैक नहीं किया जा सकता। इसलिए देखते होंगे कि जितने पुलिस और ये सारे लोग होते हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन चलती है वो जो वॉकी टॉकी और इनके हेल्प से चलती है। तो उससे क्या होता है कि वो उनकी जो इंटरनल मैसेजेस होते हैं वो दूसरों तक ना पहुंचकर उनके बीच में ही बनी रहती है। उनका अपना ओन नेटवर्क होता है। तो इसके हेल्प से जो चीजें चल रही हैं उसे हम लोग कहते हैं RFID, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी पर बेस्ड सारी टेक्नोलॉजी। जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है वो RFID हो गई। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेल्यूलर टेक्नोलॉजी, तो सेल्यूलर टेक्नोलॉजी जो होता है वो आपका जो जैसे आपका मोबाइल फोन और इन सब में जो आप यूज कर रहे हो, तो आप क्या करते हो कि मोबाइल फोन या डाटा केवल जिसका आप यूज के थ्रू कहीं नेटवर्क को क्या करते हैं, आप रिसीव करते हैं और उस नेटवर्क को आप रिसीव कर कर और फिर क्या करते हो, उसको जो भी डाटा है, मतलब जो नेट है या फिर आप फोन कॉलिंग कर रहे हैं, जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, तो वो इसके थ्रू यूज करते हैं। यानी कि आप बिना किसी के, जैसे पहले क्या होता था, सबसे पहले वायरलेस से पहले क्या था, वायर्ड, यानी कि आपको हर चीज के लिए वायर की जरूरत पड़ती थी, एक जगह से तार बांध करके दूसरी जगह तक ले गए। तो अब हर चीज जो आप फोन या जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे पहले होता था टेलीफोन, तो वो होता था वायर्ड कनेक्शन, वो आपको मतलब वायरलेस नहीं था। अब जो मोबाइल फोन या जो भी चीजें आ रही हैं या फिर लैपटॉप में जो आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो थ्रू आप अपने चिप के हेल्प से, यानी कि किसी नेटवर्क के हेल्प से, तो वो सारी जो टेक्नोलॉजी आ जाती है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी में आती है और वो सेल्यूलर कहलाती है, यानी सेल का यूज करके और आप इन सारी चीजों को कर रहे हो। तीसरी आती है वाईफाई। वाईफाई जो होती है वो क्या होती है, ये भी रेडियो फ्रीक्वेंसी के ही बेसिस पे काम करती है और इसके में जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है उसी का यूज किया गया है और उसके हेल्प से आप इंटरनेट का जो भी यूज करते हो, ये सारी चीजें इंटरनेट या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजों को अपने पूरा, जैसे वाईफाई होना तो आप कहीं से भी किसी से कनेक्ट कर लेते हो आराम से, कहीं पे अगर वाईफाई अवेलेबल है तो उसके थ्रू आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, वाईफाई कहलाती हैं। और प्रेजेंट टाइम में वाईफाई के साथ साथ एक न्यू सिस्टम डेवलप की जा रही है जिसे हम लोग, आपने शायद नाम सुना भी होगा, लाइफाई। लाइफाई जो है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये वाईफाई जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करती है और लाइफाई जो है वो लाइट फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करती है। तो लाइफाई अभी पूरी तरीके से आई नहीं है। अगर लाइफाई आ जाएगी तो जो हमारी इंटरनेट स्पीड है या जो भी चीजें हम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं,
वो स्पीड काफी ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब कहने का क्या मतलब कि आप जो शेयर करोगे कोई भी चीज, तो वो क्या होगी, काफी तेजी से आप तक पहुंचेगी। जैसे आपके पास क्या होता है, अभी एक वाईफाई मशीन है होगा, अगर आपने वाईफाई रखा होगा तो एक वाईफाई मशीन होगा, और उसके हेल्प से आप जो राउटर जो भी है, हर जगह आपका वाईफाई रहता है। तो वो उसका जो कवरेज होता है और उसमें जो स्पीड होती है, उसके रेस्पेक्ट में स्पीड बढ़ जाएगी जब आप लाईफाई का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं कि वाईफाई और लाईफाई जो है, इन दोनों में डिफरेंस है। और इनमें मतलब कह सकते हैं कि इंटरनेट जो बाहर से आ रहा है वो तो स्पीड जो रहेगी वही रहेगी, लेकिन जो वाईफाई के थ्रू जो फैलाई जा रही है आपका, यानी कि जो राउटर के थ्रू चारों तरफ वाईफाई का अगर टेक्नोलॉजी है, तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के हेल्प से आपको, जैसे मोबाइल आपने वाईफाई से कनेक्ट किया, तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के हेल्प से भी आप कनेक्ट कर रहे हो। और लाईफाई आ जाएगा तो लाइट फ्रीक्वेंसी, यानी कि वहां जो भी ये होंगी, जो आपका इंटरनेट होगा, वो आपको अब वो राउटर बहुत तेजी से आपके पास भेजेगा। तो ये डिफरेंस हो जाती है वाईफाई और लाईफाई में। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। और उसके बाद आती है ब्लूटूथ। ये भी वायरलेस टेक्नोलॉजी में आती है। ब्लूटूथ हम किसे कहते हैं, इसका जो रेंज होता है वो सबसे कम होता है। आप एक जगह से दूसरे जगह 5 से 10 मीटर मैक्सिमम इसका रेंज होता है। तो ब्लूटूथ के हेल्प से आप किसी भी डिवाइस को, जैसे कि आप ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट कर अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, तो इस तरीके से आप दूर बैठे हुए अपनी बातें करते रहते, सारी चीजें होते रहती हैं। तो ये हो गए ब्लूटूथ। तो यहाँ पर रेंज की बात करें, जैसे जैसे नीचे से आप ऊपर जाओगे उनका रेंज उतना ज्यादा होता है। जैसे ब्लूटूथ का रेंज कम होता है टेक्नोलॉजी में, वाईफाई का उससे ज्यादा होता है, सेलुलर का उससे भी ज्यादा होता है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी का सबसे ज्यादा जो आपका पूरा का पूरा। क्योंकि सेलुलर में क्या होता है कि आपको हर जगह काफी ज्यादा छतरी लगानी पड़ती है, तब जाकर वो चीजें कवर कर पाते हैं। लेकिन रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो कवरेज होता है वो उससे भी ज्यादा होता है, वो कम छतरी में भी उससे ज्यादा कवर वो कर लेते हैं। तो ये कवर क्या होता है, इंक्रीज करते जाता है। तो ये इतने चीजों का आपको ध्यान में रखना है, और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप टाइप करके पूछ सकते हैं। तो वाईफाई के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है जो ये वो हमारा आ रहा है पेरीफेरल। तो यहाँ पर जो वाईफाई जो है, ये पेरीफेरल जो है वो किसे कहते हैं, तो कोई भी ऐसा डिवाइस that is used to put information into or get information out to of the computer। यानी कि आप कुछ भी आप डाल रहे हो, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस जो भी है, ये पेरीफेरल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कोई भी चीज अगर आप कंप्यूटर में डाल रहे हो, या फिर कंप्यूटर से बाहर आउटपुट के रूप में आप निकाल रहे हो, जिस भी डिवाइस के हेल्प से, या फिर जैसे आप कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं इनपुट करने के लिए, डालने के लिए किसी भी चीज को, और बाहर निकाल रहे हैं आप उन्हीं चीजों को, जैसे आप मॉनिटर पे उसे देख रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं, उनके हेल्प से ये सारी चीजें हो पाती हैं। तो जिनके इन्हें दो पार्ट में बांटा गया है, जिसके हेल्प से भी आप अंदर डाल पाते हो उसे हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइस, और जिसके हेल्प से बाहर कर पाते हैं उसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस में अगर हम लोग देखें तो जैसे कीबोर्ड हो गया, कंप्यूटर माउस हो गया, ग्राफिक टैबलेट हो गया, टच स्क्रीन हो गया, बारकोड रीडर हो गया, इमेज स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन, वेब कैम, गेम कंट्रोलर, लाइट पेन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा। तो ये सारी चीजें क्या है, जैसे कीबोर्ड है, आप टाइप कर रहे हो और वो सारी फिर डाटा कहाँ जा रही है, कंप्यूटर के अंदर जा रही है। कंप्यूटर माउस में आप क्लिक कर रहे हो, फिर वो, यानी ये सब क्या कर रहे हो, कंप्यूटर इनपुट कर रहे हो। ग्राफिक टैबलेट से जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूँ, तो ये ग्राफिक टैबलेट कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक पैड है, उसके ऊपर मैं लिखता हूँ और यहाँ पर आपके सामने वो चीजें दिखती हैं। तो ये क्या हो गया, ग्राफिक टैबलेट हो गया। स्क्रीन क्या हो गया, जैसे आप मोबाइल में यूज कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, टच स्क्रीन हो गया। बारकोड रीडर क्या हो गया,
बारकोड रीडर जो आपका कुछ भी, जैसे आप बारकोड आप इसमें ही यूज करते हो व्हाट्सएप में, तो बारकोड के हेल्प से वो उससे क्या कर लेता है, इनपुट ले लेता है कि हाँ ये जो है इस अकाउंट का नंबर है और इसको अब मुझे खोलना है। तो इस हिसाब से कंप्यूटर उसे रीड करके और फिर मतलब अपने सारी चीजों को फिर क्या करता है, स्टार्ट करता है, यानी कि वो भेजना शुरू करता है अपना जो इंटरनल मैसेज है। तो कहने का क्या मतलब है कि बार कोड ये सारी चीजें क्या है, इनपुट है, उसके हेल्प से इनपुट हो रहा है कि हाँ इस चीज का इनपुट है। या फिर आप कहीं पैसा पेड करते हो बारकोड के हेल्प से, तो आप इनपुट कर रहे हो कि हाँ ये इसी बारकोड में डालना है। तो ये बारकोड का जो भी चीज है, जो भी इसके अंदर जिस कंपनी का है या जिस अकाउंट का है, उसमें मुझे अपना एक पैसा ट्रांसफर करना है, तो वो पहले उसका इनपुट लेगा। उसके बाद फिर आता है इमेज स्कैनर। तो स्कैनर जो हो गया, इसी में कई तरह के स्कैनर होते हैं। इमेज स्कैनर हो गया, तो इमेज स्कैनर यहाँ पे जो है बेसिकली आप जैसे अपना रख दिए कहीं पे पेज, और उसके बाद उसको स्कैन करके फिर अंदर आपके डायरेक्ट उसको वो किस में आ जाता है, मोबाइल या लैपटॉप में आ जाता है वो सारी चीज एज इट इज। तो ये हो गया स्कैनर। और इसके हेल्प से वो भी क्या हो गया, इनपुट मशीन। माइक्रोफोन हो गया, आप बोल रहे हैं। वेब कैम हो गया, आप अपने जो है वो आपको आपकी जो वीडियो है वो उस चीजों को मतलब दूसरे जगह तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ गई, इनपुट डिवाइस। गेम कंट्रोलर, लाइट पेन ये जो है इसे लाइट पेन हम लोग कहते हैं। तो इसका भी कहीं कहीं यूज होता है, अब इसका बहुत कम यूज होता है, लेकिन कहीं कहीं यूज लोग करते हैं। स्कैनर हो गया ही, और डिजिटल कैमरा भी सारा क्या है, इनपुट डिवाइस। तो ये सारी चीज आप देख सकते हो, ये सारी चीज आपको पता भी होंगी। इसमें किसी में भी अगर कंफ्यूजन हो कि नहीं सर ये इनपुट नहीं आउटपुट है या किसी भी तरह की बात, तो वो आप पूछ सकते हैं कि क्यों इनपुट है, कैसे हम इसे समझ सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो जरूर आप पूछ सकते हैं। उसी तरीके से आउटपुट क्या होता है, तो जैसे कि हमने कैमरा इधर लगाया, तो कैमरा इनपुट लिया, तो यानी कि पहले आपका जो जिस व्यक्ति के ऊपर कैमरा फोकस है, उससे कैमरा ने इनपुट लिया, और वो फोकस करके दिखाता किसके ऊपर है, तो किसी स्क्रीन के ऊपर या किसी कंप्यूटर डिस्प्ले के ऊपर, यानी किसी स्क्रीन के ऊपर उसे फिर कहीं पे प्रोजेक्ट किया जाता है। तो आउटपुट हो गया, यानी कि जो चीजें यहाँ पर आपको दिखाई जा रही हैं, उसका आउटपुट कहाँ से निकल रहा है, उसका आउटपुट निकल रहा है स्क्रीन के हेल्प से। तो आप स्क्रीन के हेल्प से उन सारी चीजों को देख पाते हो, समझ पाते हो कि ओके ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, चाहे आप कोई लाइव वीडियो देख रहे हो या कुछ भी। तो एक इनपुट हो गया जो उधर कैमरा हो गया, और इधर आउटपुट हो गया। उसी तरीके से कुछ भी आप टाइप कर रहे हो, तो आप इधर से जो टाइप कर रहे हो वो इनपुट हो गया, और वहां पर जो आपको दिखना शुरू हो गया कंप्यूटर डिस्प्ले के ऊपर, वो आपका आउटपुट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। प्रिंटर आप कोई भी चीज जो बाहर निकाल रहे हो, कलर प्रिंटिंग और किसी भी तरह की प्रिंटिंग। प्रोजेक्टर हो गया, जो भी आप मूवीज या ये सारी चीजें देखने जाते हो, तो वो प्रोजेक्टर के हेल्प से वो सारी चीजें करते हैं, यानी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो आउटपुट हो गया। स्पीकर हो गया, जो भी आपकी गाने को आप सुन रहे हो या जो भी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें क्या हो गई, आउटपुट हो गई। तो ये सारी चीजें हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस हम लोग किसे कहते हैं, तो वैसा डिवाइस जो स्टोर करके, यानी कि जो आपको सारे जो इंफॉर्मेशन है, सारी जो डाटा है, उन सभी चीजों को स्टोर करके रखता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस। तो इसमें क्या क्या आपका आता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, डिस्क ड्राइव, स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर स्टोरेज, सीडी डीवीडी ड्राइव। तो अब इनमें अगर आप लोग को समझना है, तो जैसे फ्लैश ड्राइव हो गया, इसे ही जो पेन ड्राइव आप जिसे कहते हो, उसी का एक्चुअली में पेन ड्राइव को ही आप फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। पेन ड्राइव जो है वो एक्चुअली फ्लैश ड्राइव ही हुआ। तो और फिर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये पहले के ज़माने में यूज़ होता था। इसमें काफ़ी मतलब कम आपका ये क्या कहते हैं स्पेस होता था, और काफ़ी जल्दी करप्ट भी ये हो जाते थे। अब उसके बाद फिर उसमें आपको बेहतर करके न्यू जो आए, तो उसमें आपका सीडी डीवीडी ड्राइव हो गया। और डिस्क ड्राइव ये हो गया आपका हार्ड डिस्क वाली जो चीज़ें हैं, ये जो एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। तो हार्ड डिस्क जो आ जाता है वो आपका डिस्क ड्राइव के अंतर्गत आ जाता है। तो डिस्क ड्राइव
यानी कि आपको उसके जो होता है वो मतलब कुछ रन करता है। जैसे आप कभी भी हार्ड डिस्क को देखोगे और उसे जब आप कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर कुछ घूम रहा है। तो वो सारी चीजें जो हैं वो उसके अंदर एक पूरा डिस्क टाइप से प्रेजेंट होता है और वो घूमता है और उसको फिर रन किया जाता है। तो वो सारी चीजें प्रेजेंट होती है। जब आप हार्ड डिस्क को खोलोगे तो आपको वैसे दिखेंगी जो सीडी डीवीडी की ही तरह से अंदर में दिखेगा वो सारा पूरा प्रोसेस। लेकिन वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, काफी अच्छे सही तरीके से उसे मतलब कम से कम स्पेस में और ज्यादा से ज्यादा जैसे नैनो टेक्नोलॉजी या इन चीजों का यूज करके डाटा आप सेव कर सकते हो, उस तरीके से उसे बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई हार्ड डिस्क। उसके बाद फिर आपका आता है स्मार्टफोन और टैबलेट कंप्यूटर स्टोरेज इंटरफेस। तो स्मार्टफोन या टैबलेट ये सारी चीजें क्या है कि आपको स्टोरेज डिवाइस इसके अंतर्गत भी होता है और उसका आप यूज भी करते हो। जो भी चीज आप स्टोर कर रहे हो तो वो सारी चीजें उसके अंतर्गत ही स्टोर होती हैं। तो यहाँ पर डिस्क ड्राइव ये एक्सटर्नल हो गया। स्मार्टफोन इसके अंदर भी इंटरनल डिस्क होते हैं और इनका अपना जो ड्राइव होता है जहाँ वो सारी चीजें स्टोर करती हैं। तो ये सारी चीजें स्टोरेज में आ गई। इसके बाद हमारा आता है इनपुट आउटपुट डिवाइस, जो इनपुट भी कर रहा है और आउटपुट भी दे रहा है। तो वो वैसे कौन से डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों कर रहा है, वो हो गया मॉडेम और एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। तो ये दोनों चीज आखिर क्या है? तो एनआईसी जो यूज होता है, मतलब ये आपका एनआईसी जो है वो फोन के अंदर जो यूज होता है वो हम लोग कहते हैं एनआईसी। तो जैसे मॉडेम जो है वो क्या यूज हो रहा है, किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं? तो इसमें जैसे कि इधर से मान लीजिए टेलीफोन का कोई वायर इधर से कनेक्ट है और इधर से आपका इंटरनेट उसी के थ्रू बाहर का हो रहा है। यानी कि इधर से वायर कनेक्टेड है और इधर से इंटरनेट जो है ये पूरे आपके कमरे में फैला रहा है, ये मॉडेम। तो यहाँ पर जो आपका यूज हो रहा है मॉडेम के हेल्प से, इसके हेल्प से, यानी कि पहले यहाँ पे वायर आया और उसके बाद इंटरनेट इधर से बाहर निकाला जा रहा है। तो इसमें जो यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे इनपुट हो गया, ये इनपुट हुआ और यहाँ पर इंटरनेट इसके थ्रू बाहर निकल रहा है, तो वो क्या हो गया, आउटपुट। और इसके बाद फिर क्या होता है, कहने का क्या मतलब होता है कि जो इनपुट हो रहा है वो आउटपुट के रूप में आपको कुछ चीजें दिख रही हैं, यानी कि जो आपको कोई भी चीज वहां पर यूज कर सकते हो, इंटरनेट के हेल्प, इंटरनेट का यूज कर सकते हो। तो वो जो डिवाइस है जो इसे कन्वर्ट कर रहा है वो कौन सा डिवाइस है, वो मॉडेम है। और उसके बाद फिर आप इंटरनेट के थ्रू कुछ भेज रहे हो तो वो फिर से उसे उल्टा कन्वर्ट करता है और वो यहाँ से कन्वर्ट होकर फिर उस जो भी जिसके थ्रू, जो भी तार के थ्रू आप कनेक्टेड हो उसके थ्रू वो फिर आउटपुट देता है। तो कहने का मतलब पहले उधर से आ रहा है और कोई टेलीफोनिक तार जो भी है वो वहां पे वो कन्वर्ट कर रहा है और उसके बाद इंटरनेट आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है, आप उसे फिर यूज कर रहे हो, फिर वहां पर कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो जा रहा है। तो कहने का मतलब वो इनपुट भी कर रहा है और आउटपुट भी कर रहा है, वो दोनों ही काम कर रहा है। इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। वो उसे लेकर के इधर से भी कन्वर्ट कर रहा है, इधर लेकर के फिर उधर भी कन्वर्ट कर रहा है। तो दोनों ही काम एक साथ चलते हैं, इसलिए ये क्या होता है, मॉडेम जो होता है उसे कहा जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइस। उसी तरह का मोबाइल पे आप जो भी वर्क करते हो, आप दोनों काम एक साथ साइमल्टेनियसली करते हो। पहले नेट आता है, उसके बाद उसके ऊपर पूरा आप वर्क करते हो और फिर उस चीज को फिर वो वही मोबाइल बाहर भेज देता है। तो आपको कहने का मतलब कि मोबाइल इनपुट का भी काम कर रहा है और आउटपुट का भी काम कर रहा है। तो इस तरीके के जो भी चीजें होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। तो मेनली जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो इन दोनों में, और जो मोबाइल के अंदर जो इंटरफेस काम करता है जो इनपुट आउटपुट डिवाइस का, वो है, उसे ही हम लोग कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। तो इन सारी चीजों को हम यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है टाइपिंग एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस। टाइपिंग और पॉइंटिंग डिवाइसेस, दो तरह के डिवाइसेस का यहाँ पे बात किया गया है। आप कुछ टाइप करके इनपुट कर रहे हो तो उसे टाइपिंग डिवाइसेस करेंगे, और आप अगर पॉइंट करके कर रहे हो, जैसे कि अभी मैं जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, पॉइंट कर रहा हूँ, तो ये अभी जो जिसके हेल्प से मैं कर रहा हूँ वो हो गया पॉइंटिंग डिवाइस। या माउस हो गया, अगर मैं माउस के हेल्प से इसे ऊपर नीचे कर्सर कर रहा हूँ तो ये हो गया
ये भी पॉइंटिंग डिवाइस। और अगर यहाँ पे मैं अपने इसका यूज करूँ, कीबोर्ड का यूज करूँ, टाइप करूँ कुछ, तो वो हो गया टाइपिंग डिवाइस। तो जैसे कि अगर आपको कॉपी करना है तो वहां पर जाकर आप माउस से और वहां पर ड्रैग करके गए और राइट क्लिक करके फिर कॉपी करके और फिर कहीं पेस्ट कर रहे हो, तो वो आपका हो गया पॉइंटिंग डिवाइस का यूज करना। और अगर वहीं पर मैं कंट्रोल सी करूं और कंट्रोल वी का यूज करूं तो वो हो गया टाइपिंग डिवाइस। तो ये दोनों अंतर हैं बेसिकली टाइपिंग डिवाइस कि आप टाइप कर रहे हो, टाइप करके थ्रू इनपुट कर रहे हो, सेंड कर रहे हो मैसेज को, और ड्रैग करके माउस के थ्रू, टच स्क्रीन के थ्रू या ग्राफिक टैबलेट के थ्रू, जॉयस्टिक टच, जो भी चीजें हैं तो उससे हम लोग कहेंगे पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है टाइपिंग और पॉइंटिंग डिवाइस। इसके बाद हम लोग आते हैं मदरबोर्ड। ये जो बेसिकली है यहाँ पे बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये होता बहुत छोटा सा है, और ये प्रेजेंट होता है हर एक लैपटॉप में, हर एक कंप्यूटर में आपका ये मदरबोर्ड प्रेजेंट होता है। तो मदरबोर्ड में किस तरीके से कौन कौन सी चीजें होती हैं उसे आप देख सकते हो। अब जैसे कि ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, मदरबोर्ड, और यहाँ पे जो ये सारे खाने दिख रहे हैं, जितने भी पोर्ट जो हैं, ये कहलाते हैं पेरिफेरल्स। ये क्या कहलाते हैं, पेरिफेरल्स। यानी इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्या करते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन लैन के थ्रू, या फिर आप किसी डिवाइस का या फिर यूएसबी का यूज, कुछ भी जो भी करना है तो आप इनके थ्रू ही अपने, पहले इनके थ्रू अपने डिवाइस को कनेक्ट करते हो और फिर वो पूरा चीजें प्रोसेस होती हैं। तो ये जो कहलाती हैं, ये क्या कहलाती हैं, पेरिफेरल्स। उसके बाद ये जो है, ये क्या कहलाता है, सीपीयू सॉकेट। सीपीयू सॉकेट एक्चुअल में जो सीपीयू होता है वो क्या होता है, एक्चुअल हम लोग ऐसे पूरे डब्बा को सीपीयू बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली सीपीयू जो होता है वो क्या होता है, जो कल हमने देखा था, वो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर। जो फोर्थ जनरेशन का हमने इंटेल कंपनी का जो बात किया था, जिसमें फोर्थ जनरेशन का मेरे ख्याल से आपको ध्यान होगा, अभी शायद काफी पीछे है तो बाद में देखते हैं, आपको ध्यान होगा तो जो फोर्थ जनरेशन में, हाँ ये इसी चीज की जो बात हमने की थी, फोर्थ जनरेशन में जो हमने यूज किया था, जो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया था, तो उसे ही क्या कहा जाता है, सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वही पूरा का पूरा प्रोसेस करता है। और मदरबोर्ड में सबसे महंगी जो चीज होती है वह सीपीयू ही होती है, जिसका जो सबसे ज्यादा महंगी चीज अगर आपका, और यही जो है पूरा का पूरा प्रोसेसिंग, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेसिंग का काम उसी के अंतर्गत आता है। और सीपीयू के क्या होते हैं, दो पार्ट में इसे डिवाइड किया जाता है। इसे अगर मतलब बेसिक देखें तो मतलब दो तरह का ये काम करता है। एक तो अरिथमेटिक का पूरा काम करता है, तो इसलिए इसे कहते हैं एएलयू, और एक होता है जो आपका पूरा काम करता है कंट्रोल करने का, तो सीयू। तो इसके दो पार्ट हो गए, एएलयू और सीयू। अर्थमेटिक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये हो गया कंट्रोल यूनिट। तो जो कंट्रोल कर रहा है वो आपका हो गया कंट्रोल यूनिट, यानी कि पूरे प्रोग्राम को किसको चलाना है, कैसे करना है, ये पूरा कंट्रोल हो गया। और अर्थमेटिक यानी कि उसमें जो पूरा प्रोसेस हो रहा है कि हाँ ये पूरा प्रोसेस, ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई, ये सारी चीजें, तो वो पूरी चीजें आ गई एएलयू के अंतर्गत, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमें हल्की हल्की हमें पता होनी चाहिए। सभी चीजें डीप में हम लोग जा नहीं सकते हैं, बहुत फिर बड़ा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद फिर इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे सीमॉस बैकअप बैटरी लिखा हुआ है। तो सीमॉस बैकअप बैटरी क्या होता है, जैसे आपका जैसे मोबाइल फोन हो या फिर आपका अगर लैपटॉप है, तो आप कभी भी लैपटॉप को ऑफ करके ऑन करते हो, फिर भी उस पे जो डेट और ये सारी चीजें होती हैं वह वही चीज होती हैं। तो एक्चुअली में पूरा ऑफ होने के बाद भी एक पावर सप्लाई बैकअप बैटरी जो होता है, वो यहाँ पे एक बैकअप बैटरी होता है मदरबोर्ड के ऊपर, वो पावर सप्लाई करते हुए जो इसेंशियल चीजें होती हैं, जैसे कि डेट हो गया या फिर डे हो गया, तो इन सब चीजों को वो क्या करता है, बैकअप करते रहता है। और भी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कंप्यूटर पर, उसे वो बैकअप करते रहता है। तो इसे हम लोग कहते हैं आपको सी मॉस बैकअप बैटरी। तो ये कोई छोटी छोटी चीजों को सेव कर लेता है, या फिर आप जैसे मान लीजिए हाइबरनेट करते हैं, आप कंप्यूटर को शट ऑफ ना करके हाइबरनेट किए, तो हाइबरनेट में क्या होता है कि कुछ चीजें जो आप जैसा कंप्यूटर को ऑफ किए हो
वैसा ही कंप्यूटर क्या हो जाएगा, टोटली ऑफ होगा। जब आप ऑन करोगे तो फिर वो सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट होकर आएगी जो वहां पर है। तो ये सारी चीजों को मैनेज करने में CMOS जो बैकअप बैटरी होता है उसका यूज किया जाता है। ये बैकअप बैटरी यानी कि वो सोर्स अवेलेबल कराते रहता है, पावर सप्लाई हल्का, जिससे कि वो सारी चीजों को क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके फॉर अ टाइम। तो इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं, CMOS बैटरी बैकअप। इसके बाद हमारा आता है साउथ, ये जो साउथ ब्रिज, AGP स्लॉट, तो ये सारी चीजें एक्चुअली क्या, PCI स्लॉट, ये सारी चीजें क्या हैं। सबसे पहले तो PCI स्लॉट की अगर हम लोग बात करें तो PCI स्लॉट एक्चुअली होता है जो आपका ग्राफिक कार्ड जो भी आपको उस किसी में अगर पुट करना है, तो ग्राफिक कार्ड को पुट करने के लिए हम लोग PCI स्लॉट का यूज करते हैं। और ग्राफिक कार्ड या फिर आप इसमें कह सकते हैं कि जो भी चीजें आपको सॉलिड हार्डवेयर ऐड करना है, तो इस PCI के जो पोर्ट्स होते हैं उनके थ्रू यूज किया जाता है। गेम का ही ग्राफिक कार्ड करना होता है तो उसको AGP स्लॉट के हेल्प से करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं ग्राफिक कार्ड्स, उसके बेसिस के ऊपर ये सारे जो हैं पोर्ट का यूज किया जाता है, या एक्सटर्नल सॉलिड हार्डवेयर का जो आपको उसमें ऐड करना है, एक्सटर्नल इंटरनल, और हार्डवेयर बढ़ाना है उसका, सॉरी हार्ड डिस्क बढ़ाना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो चीजें इसके थ्रू आप ऐड कर सकते हो और वहां से उन चीजों को आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। इसके बाद IDE है, नॉर्थ ब्रिज है, साउथ ब्रिज है, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें, इसका ज्यादा पूछा नहीं जाता है, तो ये पूरा मैनेजमेंट करने के लिए ये सारी चीजें हैं, और वो सारी चीजों को छोटे छोटे वो मैनेज करता है। जो इम्पोर्टेंट है, जो जितने इन सभी चीजें जिससे कि क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो यही चीजें हैं, और जिनके बारे में अगर आप ध्यान रखोगे तो सारी चीजें फिर आपकी कंप्लीट रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उससे में हमने क्या क्या बात किया था, माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो प्रोसेसर बिल्कुल था 4th जनरेशन में, तो उसमें जो सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट होता है, प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, वो काम कैसे करता है, किस तरीके से सारी चीजें होती हैं, उनके ऊपर बात कर लेंगे हम लोग थोड़ा, और फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU, उसमें चीजें किस तरीके से, मतलब आप कंप्यूटर को जब भी खोलोगे तो प्रोसेसर लिखा होता है सिस्टम में, और इंटेल R कोर टीम इस तरीके से ये पूरा लिखा होता है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो उसके बारे में मतलब आपको बताने के लिए होता है कि हाँ ये चीज ये है, ये इसके थ्रू ये हम कर सकते हैं, इसके थ्रू हम ये कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पर आपको ये बताया जाता है। तो सबसे जैसे यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है, जैसे 2.60 गीगाहर्ट्ज, 2.60 GHz, तो ये उसका स्पीड बताता है। इस ये क्या बता रहा है, स्पीड, उसका क्लॉक स्पीड इसे कहा गया, इसका स्पेशल नाम है क्लॉक स्पीड। तो क्लॉक स्पीड जो होता है वो क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने इसमें कुछ इनपुट किया और उसको प्रोसेस करके निकालने में जितना इसको टाइम लगा, तो ये पूरा इसका क्या कहलाता है, क्लॉक स्पीड। तो क्लॉक स्पीड जितना ज्यादा फास्ट होगा, जितना बेहतर होगा, उतना ही अच्छा क्या कहलाएगा, वो प्रोसेसर कहलाएगा। तो क्लॉक स्पीड जो है अब प्रेजेंट टाइम में 4th जनरेशन, चूंकि बहुत पहले 1972 से स्टार्ट हो गया, तो अब क्लॉक स्पीड बढ़ा पाना ज्यादा संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटा आपको बन चुका है। तो उसमें अब क्लॉक स्पीड उसके बहुत माइक्रो सेकेंड से ही लोग अब इंक्रीज कर पा रहे हैं। पहले क्लॉक स्पीड और अब के क्लॉक स्पीड में काफी डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि पहले सिस्टम काफी बड़े होते थे लेकिन अब काफी छोटे हो गए। लेकिन अब जो क्लॉक स्पीड में डिफरेंस ला रहा है तो वो माइक्रो सेकेंड में आता है, क्योंकि अब बहुत थोड़ा छोटा से और छोटा करोगे आप तो माइक्रो सेकेंड में वो चीजें चेंज होंगी। तो अब जो क्लॉक स्पीड है इन जनरल सभी के क्या होते हैं, सेम होते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। और यहाँ पर जो i7 यहाँ लिखा हुआ है, तो किस तरीके से ये होता है, i3 होता है, i5 होता है, i7 होता है, i9 होता है। तो ये सारी चीजें क्या आपको दिखाती हैं, वो उसका इन चीजों को बताती हैं कि ये जो भी प्रोसेसर है उसकी क्या कैपेसिटी है,
उसके बेसिस पे जैसे कि आप यहाँ पर जो आपका है जनरल ऑफिस कोई भी वर्क आप करते हो तो i3 के ऊपर आप कर सकते हो। और अगर आपको गेमिंग टाइप का कोई चीज करना है यानी काफी ज्यादा लोडेड है, काफी ज्यादा काम आपको करना है, गेम जो होता है काफी बड़े बड़े, उसका मेमोरी काफी ज्यादा उसके लिए चाहिए होता है, तो इसके लिए आपको i5 का यूज होता है। और अगर आप उससे भी ज्यादा, जैसे कि आप किसी वैसे कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ हेवी वर्क काफी ज्यादा होते हैं, हेवी वर्क मतलब वीडियो एडिटिंग और इन सारी चीजों से रिलेटेड बड़ी बड़ी चीजें, फाइल का वीडियो फाइल हो, ये सारी चीजों को कन्वर्ट करना और ये सारी चीजें, तो उसके लिए i7 तक का यूज किया जाता है। उससे भी ज्यादा बड़ा जो अच्छा आ चुका है i9। तो ये सारी चीजें कि धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट के साथ ही ये सारी चीजें हमारा प्रोसेसर में डिफरेंट डिफरेंट ये आते जा रही हैं। और यहाँ पर ये इनका हो गया क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड का हमने बात कर लिया। और यहाँ पर जो चीजें लिखी होती हैं, ये जो अगर नहीं दिख रही होती है, कैसे लिखी होती है, i7-9750H, इस तरीके के करके ये लिखी होती हैं। तो यहाँ पे जो ये होता है ये मॉडल को बताता है। H जो होता है यहाँ पर H होता है या M होता है, इस तरीके से चीजें लिखी होती हैं। तो H अगर लिखी है तो दैट मीन्स हेवी, यानी कि काफी हार्ड वर्क को वो कर सकता है। M अगर है तो यानी मीडियम वर्क को। तो इस तरीके से आप कहीं भी अगर जाते हैं, कंप्यूटर को देखते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उसके ऊपर जो क्या कहते हैं प्रोसेसर का जो ये लिखा होता है, इन चीजों को देख करके आप समझ सकते हैं। 9 का मतलब क्या हो गया, 9 का मतलब जो जनरेशन, ये 9 का कंप्यूटर है, तो अभी जनरेशन 10 चल रहा है, तो इस तरीके से 10 के कंप्यूटर भी आते हैं। तो जनरेशन 9 का कंप्यूटर ये है। और ये इस तरीके से ये डेवलपमेंट, मतलब इसको आप चीजों को समझ सकते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है वो कितना ज्यादा बेहतर है और किस तरीके से चीजें हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट हैं। जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन था वो इसमें यही चीजें हैं। इसके बाद आता है रैम। रैम क्या होता है, हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दो चीजें होती है मेमोरी के लिए जनरली, आप जो पढ़ते होंगे, रैम और रोम। तो सबसे पहले हम लोग रैम की बात कर रहे हैं। ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम क्या होता है, इस तरीके से ये रैम होता है। और रैम में देखिए कई चिप आपको दिखेंगे, 1 2 3 4। तो रैम एक्चुअली, रैम का यूज क्यों किया जाता है, जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हो, तो मूवी में जैसे सीपीयू से डायरेक्ट अगर इंफॉर्मेशन भेजा जाएगा आपके पास, तो मूवी में जो होगा सारी चीजें जो हो रही हैं, मतलब सीपीयू में अगर डायरेक्ट हार्ड डिस्क से इंफॉर्मेशन आ रहा है तो बाद बाकी रैम यूज कहाँ से होता है, जैसे कि यहाँ पे मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क जैसे आपका है, हार्ड डिस्क इंफॉर्मेशन भेजता है रैम के पास और रैम उसके बाद भेजता है सीपीयू के पास। तो उसके बाद फिर वो डिस्प्ले करने के लिए ये सीपीयू आगे उसको डिस्प्ले करता है, आगे उसका जो भी आउटपुट आता है उसको डिस्प्ले करता है। तो रैम का यूज क्यों किया गया, इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो मेमोरी होता है वो ऐसा मेमोरी होता है जो मतलब इससे सेवरल डाटा को अपने पास ले लेता है और डिफरेंट डिफरेंट जो आपके ये सेक्शंस हैं उसमें उसको सेव करते जाता है और सेव करके रख लेता है। और वो सारे स्टार्ट पीरियड में होते हैं, यानी उसमें फिर जो सीपीयू को जिसकी जरूरत होती है उस तरीके से सीपीयू के पास वो क्या करता है, उनको भेजते रहता है। जैसे मान लीजिए आपने कई फाइल एक साथ खोल ली, कभी कुछ और वर्क भी कर रहे हो, आप कुछ और वर्क भी कर रहे हो, आप वीडियो भी देख रहे हो, गाने भी सुन रहे हो, कुछ और भी कर रहे हो और साथ में एडिटिंग भी कुछ कर रहे हो। तो उसके लिए आपका क्या होता है कि हर एक इसमें वो क्या करता है, एक मेमोरी में उनको क्या करता है, कैप्चर कर लेता है और उसको जिसकी भी आपको जरूरत होती है उसको वो सीपीयू के पास भेजता रहता है और उसके हेल्प से वो सारी काम एक साथ साइमल्टेनियसली चलते रहती हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि रैम जो है आपके वर्क, अगर ये चीजें नहीं होती तो हार्ड डिस्क में आप एक टाइम में एक ही काम कर पाते और उसमें भी रुक रुक कर होता। क्यों, क्योंकि वहां पर हो सकता है कुछ भी इंटरप्शन आया तो वो पूरा प्रोसेस फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोसेस रेडी फॉर्म में बिल्कुल होता है दिखाने के लिए, यानी कि जो भी चीज आप वहां पे करोगे वो पूरा उस पर वर्क चल रहा है, वो रेडी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इसी के लिए यहाँ पर रैम को किया गया, इससे मल्टीपल टास्किंग और मल्टीपल ये सारी चीजें होनी बहुत ही ईजी होती चली गई।
तो यहाँ पर ये आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है और इसे कहा जाता है फास्टेस्ट मेमोरी। ये सबसे फास्ट मेमोरी की अगर बात करें तो ये यही होता है, जो बहुत जल्दी जल्दी वर्क करता है, सारी चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी मैनिपुलेट करके सीपीयू के पास भेजते रहता है। उसके बाद फिर इसका बात किया जाए तो ये वोलाटाइल होता है। ये सारी चीज़ आप लिख लीजिए क्योंकि आप लिखी हुई नहीं है। वोलाटाइल होता है मतलब कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि उसमें गया और हमेशा परमानेंटली उसी में रह गया। वो सारी चीज़ें फिर खत्म होते जाती हैं, जैसे जैसे उसका काम समाप्त होते जाता है वो सारी चीज़ें समाप्त होते जाती हैं। उसके बाद फिर अगर इसका बात करें, वेरिएबल भी इसे कहा गया है। वेरिएबल का मतलब ये बदलता रहता है। तो ये वोलाटाइल और वेरिएबल दोनों वर्ड इसके साथ एक साथ आते हैं। ये वोलाटाइल भी है, मिट जाता है, और वेरिएबल ये बदलते रहता है, यानी चीजें टाइम के साथ बदलते रहती हैं। तो वोलाटाइल होता है, वेरिएबल होता है, फास्ट होता है, और रीड एंड राइट दो जो होता है वो दोनों ये करता है, यानी रीड भी करता है और राइट भी करता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं कि ये काफ़ी बेहतर हमारे पास सिस्टम का टेक्निक है, जिससे कि हमारा जो वर्क है वो काफ़ी बेहतर हो गया। और इसे जनरली इसके टाइप वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसे दो पार्ट में बांटा जाता है, एस रैम और डी रैम। तो इतना भी फिलहाल काफ़ी है, ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें है ऊपर ऊपर से कि हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं, और इसके दो पार्ट होते हैं, एस रैम और डी रैम होता है। और इन सारी चीज़ों को आप फिर देख सकते हो कि ये जो वर्क कर रहा है वो इस तरीके से वर्क कर रहा है। वोलेटाइल होता है, वेरिएबल होता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो हो गया रोम। रोम क्या होता है? इसे हम लोग कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब रोम का यूज कहाँ होता है, रैम का यूज कहाँ होता है, ये केवल समझने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ ही दिए जाते हैं। वो आपको टाइप नहीं पूछेंगे या कुछ और नहीं पूछेंगे, आप उनके वर्किंग कंडीशन, इसलिए वर्क के ऊपर ही बात की जा रही है कि आपको वर्क पता होना चाहिए तो आप आराम से आंसर कर पाते हो। वर्क की यहाँ पे बात अगर करें, रोम की बात, तो रोम जो होता है वो सबसे पहले तो ये नॉन वोलेटाइल होता है, यानी जैसे वो वोलेटाइल था ये नॉन वोलेटाइल, यानी कि जो इसके अंदर चीजें फिक्स हैं, जो इसमें गिवन है, उसे मिटाया नहीं जा सकता है, केवल रीड किया जा सकता है। वो क्या था, रीड और राइट दोनों था, उसको रीड भी कर सकते हो आप, राइट भी कर सकते हो, यानी कि क्यों, क्योंकि वो वोलेटाइल था। पहले आप रीड किए, फिर वो मिट गया, फिर आप उसको राइट भी कर सकते हैं। तो वो था रैंडम एक्सेस में, रीड एंड राइट बोथ, रीड एंड राइट बोथ रैंडम एक्सेस, ये केवल रीड है। और ये नॉन वोलेटाइल है, और इसका अगर बात करें नॉन वेरिएबल भी है, बदलता भी नहीं है, तो मिट भी नहीं सकता, अब मिट नहीं सकता तो बदलेगा भी नहीं। तो ये नॉन वेरिएबल है, नॉन वोलेटाइल है। और इसका यूज कहाँ होता है, जैसे कि आपके हर एक सिस्टम में बायोस जो होते हैं, बायोस जिसे हम लोग अगर फुल फॉर्म कहें तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आप लिख सकते हो, बायोस जो होता है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो हमेशा आप जैसे कहते हैं कि आप किसी भी चीज को बूट जो करवाते हो, तो बूट जो करवाते हो आप, वो सारी मेमोरी हमेशा प्रेजेंट होती है, उसे कभी भी मिटाया नहीं जाता है। जैसे आपको कहते हैं कि सी ड्राइव में इसलिए ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उससे काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी मेमोरी उसी के अंदर एक्चुअली सेव होती हैं। कई चीजें तो इंटरनल सेव होती हैं जिसे आप मिटा ही नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो वो जो चीजें हैं, अगर वो एक्चुअली क्यों नहीं मिटा सकते हैं, क्यों ऐसा उन्होंने रखा है, क्योंकि वो अगर खत्म हो गई, बूटिंग वाली वो सारी चीजें समाप्त हो गई, तो आपका कंप्यूटर वर्क करना ही क्या करेगा, बंद कर देगा। तो ये होता है किस तरीके से, जैसे जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो सबसे पहले वो बूट करना शुरू करता है, और वो जो बूटिंग हो रही है वो किसके हेल्प से हो रही है, रोम के हेल्प से हो रही है। तो वहां पर आपका रोम यूज हो रहा है। और पहले जो है कि रोम में भी अभी जो है कई इसके 4 टाइप की बात की गई है, रोम, रोम, प्रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम, ये इसके टाइप्स हैं। ये सारी चीजें केवल मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में रहे कि इसके 4 टाइप थे, उसके 2 टाइप थे। और रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी, पी रोम हो गया ये आपका जो है इसका फुल फॉर्म, इसके फुल फॉर्म मेरे माइंड में भी नहीं आ रहा है, ये शायद
ROM जो होता है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, तो ठीक है। हाँ, प्रोग्राम, थैंक यू। प्रोग्राम यानी आप उसको प्रोग्राम कर सकते हो। जो अदर मेमोरी है उसमें न्यू प्रोग्राम आप उसे ऐड कर सकते हो। और EEPROM जो होता है वो हो जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ई जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीडेबल मेमोरी। तो ये बहुत डीप चला गया, उतना हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमें बस यहाँ पे यही चीजें जो है बेसिक, इन चीजों का ध्यान रखना है कि बूट करने में और इन सारी चीजों में ये यूज होता है। तो और इसमें नॉन वोलेटाइल होता है। स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस जो भी आते हैं वो सब जो भी आपको दिखता है, जो भी उसका विंडो का पूरा फिगर बन के आता है, या जो भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं जो लिख कर आपके सामने आता है ऑटोमेटिक, जिसे आप बस एंटर कर करके आगे बढ़ते चले जाते हो कंप्यूटर जब भी ऑन करते हो, तो वो सारी चीजें कहाँ से हो रही हैं, किसके हेल्प से वर्क हो रही हैं, तो वो ROM के हेल्प से हो रही हैं, रीड ओनली मेमोरी। और रैम की काम कहाँ पे आएगा, तो वो अभी आगे आएगा। रैम कब स्टार्ट होगा, जब आप प्रोग्राम करना या कोई काम करना कंप्यूटर पे शुरू करोगे, तब रैम का काम स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं रीड ओनली मेमोरी एंड। और जैसे पहले के जो डिस्क होते थे, जैसे CD-ROM कहलाता था, CD-ROM, तो उसे आप क्यों CD-ROM कहा जाता है, जो एक्सटर्नल जो होता था, ये तो कंप्यूटर की बात होगी, जो एक्सटर्नल होता था तो CD-ROM, यानी कि उसको क्या करते थे आप, उसके डाटा को खत्म नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीजें क्या थी कि ओनली रीड ओनली मेमोरी, आप CD डालते थे, उसे देखते थे, बाद बाकी वो उसी फॉर्म में हमेशा प्रेजेंट होता था, तो वो होता था ROM। तो ये इस तरीके से आप इन चीजों को, और बाद में उसी में कुछ चीजें चेंज की गई, आपको इरेजेबल आ गया, जो आप एक बार इरेज करके एक बार दूसरा भी डाल सकते हो। इस तरीके से न्यू न्यू सिस्टम आनी शुरू हुई और उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आए, तो उस तरीके से न्यू सारी चीजें आपको प्रेजेंट होनी शुरू हो गई। तो इसमें कोई कंफ्यूजन किन्हीं के पास, और कुछ भी बात है कि इसमें बहुत सारी चीजें अभी आ सकती हैं, लेकिन जो आपके लिए है वो इतना काफी है, और काफी ऐसे तो इसमें पूरा ही बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। तो ओके, तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज के ऊपर अब हम लोग बात कर रहे हैं। स्टोरेज हम लोग किसे कहते हैं, कि जहां पर आप स्टोर करके रखते हो पूरी की पूरी डाटा को, सारी चीजों को, वो से हम लोग कहते हैं स्टोरेज। तो सबसे पहले जो स्टोरेज इन जनरल हम लोग वास्तव में अभी उसी का यूज कर रहे हैं, ये भी क्या होता है, नॉन वोलेटाइल। ये भी क्या होता है, नॉन वोलेटाइल। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल। और जो सारी चीजें होती हैं, हार्ड डिस्क, ये जो होता है, पहले जो होता है HDD यूज होता था, और अभी जो यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं SSD, सॉरी, SSD। इसे, इसका फुल फॉर्म क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। और ये जो है, इसका फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं, इसे सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इसमें इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो है, इसके अंतर्गत और इसमें अंतर्गत जो चीजें हैं, वो मतलब आप कह सकते हो कि इसमें जो भी चीज कंपोनेंट यूज किया जाता था उससे ज्यादा बेहतर न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, किसमें, सॉलिड स्टेट ड्राइव में। तो ये सॉलिड स्टेट में है, इसमें जो है चीजें थोड़ी उतनी कॉम्पैक्ट नहीं थी जितनी कॉम्पैक्ट इसमें हो गई, और सारी चीजें। तो इसका ये क्या है, हाँ, हायर वर्जन आप कह सकते हो, और इससे कह सकते हो कि ये इससे ज़्यादा बेहतर, आपको फास्ट भी है, और उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से मतलब आप इसे अपने पास रख भी सकते हो, ये जल्दी टूटे फूटेगा नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी जो हर जनरली हम लोग यूज़ किसका करते हैं, ज़्यादातर वो सारे जो होते हैं उसमें इसी का यूज किया जाता है। और जो आपका लैपटॉप, ये सारी चीजें होती हैं उसमें इनका यूज किया जा रहा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव का। तो ये कॉम्पैक्ट है, आपको कम से कम जगहों पे सारी चीजों को क्या कर पा रहे हैं, हम रख पा रहे हैं और सारी चीजें प्लेस कर पा रहे हैं। और उसके बाद फिर इसी में एक और न्यू आया, जो अभी मतलब ये है वही SSD ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, तो वो अभी हम लोग बात करते हैं। अब जैसे आपका हार्ड डिस्क है,
तो हार्ड डिस्क से आप किसी जैसे किसी के थ्रू ही आप उसके क्या कहते हैं, जो भी आप उसके डाटा है उसको अगर रिट्राइव कर रहे हो या उससे आप अपने कंप्यूटर में लाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो किसी न किसी चैनल के माध्यम से ही तो आपके कंप्यूटर पर आएगा। तो वो सारी चीजें जो होती हैं, उस जो रोड जिसके या जो तार जिसके हेल्प से वो सारी चीजें होती है, जिसके हेल्प से वो सारी चीजें, तो उसे हम लोग कहते हैं साटा। उसका नाम क्या होता है? साटा। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो है कंप्यूटर से लिंक्ड होता था साटा के हेल्प से, ये भी कंप्यूटर से लिंक्ड होता था साटा के हेल्प से, लेकिन अभी जो लिंक्ड हो रहा है इसे हम लोग कहते हैं एनवीएमई के हेल्प से। तो ये वैसे बहुत ही न्यूली है, तो इसका ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, मेनली बेसिकली साटा से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो आप इस चीज में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और आराम से इसे देख सकते हैं। बस इसे इसलिए बता दिया गया ताकि आपके माइंड में हो जाए कि ओके इस तरीके से। तो साटा सिंपली है क्या? तो साटा जो है वो बेसिकली आपका एक रोड है जिसके हेल्प से, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक पतला सा रोड है, तो उससे बहुत कम पानी आपका जा पाएगा। अगर पानी का कोई पतला सा पाइपलाइन है तो उससे बहुत कम पानी जा पाएगा, और उसी को अगर आप मोटा कर दिए, चौड़ा कर दिए, तो उससे ढेर सारा पानी, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी एक जगह से दूसरी जगह क्या कर पाएगा? जा पाएगा। तो इन सारी चीजों के लिए हम लोग इसे क्या कहते हैं कि जैसे ही आप एनवीएमई सॉरी एनवीएमई ये वी है, एनवीएमई टेक्नोलॉजी आया तो जो रोड है, जो चीजें हैं वो ज्यादा बेहतर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसके हेल्प से हम जल्दी सारी चीजों को क्या कर पाए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले पाते हैं। तो स्पीड जो हो गई वो काफी ज्यादा यहाँ पर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई एनवीएमई टेक्नोलॉजी का यूज करने के बाद। तो इस तरीके से आप इन चीजों को देख सकते हैं। और अगर ज्यादा इसका नॉलेज आपको किसी पे भी चाहिए तो आप इसको सर्च कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। इसमें ज्यादा इसमें पूछा नहीं जाता है, बस बेसिकली क्या क्या चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए कैसे चल रहा है। पीसीआई जो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, तो जैसे साटा का फुल फॉर्म अगर है तो सीरियल अटैचमेंट, और ये जो है ये सारी चीजें आप जरूर नोट कर लीजिएगा। जो भी है आप इनका जो जिसका भी फुल फॉर्म आपको लगे कि आपको जानना चाहिए, उसको जरूर ऑनलाइन आप सर्च करके और उसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। कभी कभी फुल फॉर्म पूछा है, जैसे पीसीआई का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है, ये वही चीजें हैं जो हमने यहाँ पे बात किया था, पेरिफेरल, ये जो है ये पीसीआई स्लॉट। तो ये यही चीजें हैं जिसका हमने किस क्या बात किया था इसमें, कि इसमें हम लोग जो यूज करते हैं, या तो आप एक्सटर्नल जो है हार्ड डिस्क, या जो आप किसी जो आप अटैच करना चाहते हो कुछ भी, तो वो सारी चीजें आप इसके हेल्प से क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। आप उसका ग्राफिक कार्ड्स या जो भी आप उसमें उसका बढ़ाना चाहते हो कुछ कंप्यूटर का, तो वो आप इसके हेल्प से कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो ये आपका इंटरनली आपको एक्सटर्नली आप उसमें ऐड करके अपने कंप्यूटर के चीजों ग्राफिक कार्ड को और भी बेहतर बना सकते हैं जिसकी आपकी जरूरत हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, और इसके हेल्प से आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है, सीपीयू वर्सेस रैम वर्सेस स्टोरेज, कैसे बात हो रही है, ऑलरेडी हमने इस पे बात कर लिया है, लेकिन इसको एक बार एक साथ सभी चीजों को थोड़ा से कम पॉइंट में एक साथ मर्जअप करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको और भी अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर आपका आता है पावर। सबसे पहले क्या आता है आपका? पावर। पावर आने के बाद, जैसे पावर आया तो उसके बाद आपका सीपीयू जो है वो वर्क करना शुरू करता है, ये आपका बेस हो गया। तो यहाँ पर जो सबसे पहले वर्क करता है वो क्या करता है? रोम। सबसे पहले कौन वर्क करता है? रोम। रोम किस रूप में वो यहाँ पे मतलब वर्क कर रहा है? जो आपका स्टार्ट का जो भी चीजें हैं वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। और साटा का अगर आप फुल फॉर्म है तो वो है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो आप चाहो तो उन चीजों को लिख सकते हो, सीरियल एडवांस्ड
टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, बाद बाकी इसे आप खुद खोज लो, जिसका भी फुल फॉर्म आपको लगे कि हाँ ये छोटी छोटी चीजें जिसका आप पढ़ रहे हो आपको नहीं पता, तो वो जरूर फुल फॉर्म आप देख लो। तो जो रॉम हमारा होता है वो सबसे पहले हमारा क्या होता है, वहां पे रीड करना शुरू करता है। रॉम के बाद फिर हम लोग कहाँ पे जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका कंप्यूटर क्या होता है, स्टार्ट होता है। यानी कि जो भी आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट होने के बाद जैसे आपका ये क्या हो गया, विंडो आपके सामने खुलकर आ गया। तो अब इसके बाद स्टार्ट होता है वर्क नेक्स्ट राउंड का। तो ये सबसे फर्स्ट राउंड हो गया कि पहले यहाँ तक आपका रॉम यूज हो रहा है। उसके बाद जो आपका डाटा हो गया, जो आपने मान लीजिए जो आपका हार्ड डिस्क है या जो भी है जहाँ पे डाटा स्टोर है, तो ये मान लीजिए आपका हार्ड डिस्क है। अब उससे वो क्या करेगा, डाटा को रिट्राइव करेगा। तो किसके है वहां पे बीच में क्या आएगा, आपका रैम का बात आएगा। रैम उसके बीच में आएगा। पहले ये रैम के पास सबसे पहले जैसे आपको जो जो टास्क है आप इंफॉर्मेशन भेजोगे, तो जो आपका सीपीयू है वो रैम में वो सारी चीजों को रैम में स्टोर करवा लेगा। यानी कि हार्ड डिस्क से रैम में सबसे पहले खाना खाने जो है अलग अलग मेमोरी में आ जाएगा, और उसके बाद उसके हेल्प से सीपीयू जो है सारे प्रोग्राम को करते हुए आपको आउटपुट जो आपको दिखता है वो सारी चीजें आपको मिलते चली जाएंगी। जिसकी अभी हमने अभी देखा सारी चीजें, वो इसी तरीके से पूरा वर्क कर रहा था। पहले इस तरीके से हो गया, फिर ये हो गया, और इसके बाद एक यहाँ पर आती है केक मेमोरी। केक मेमोरी किसे हम लोग कहते हैं, एक छोटा सा टर्म आता है। तो किन्हीं को पता है केक मेमोरी किसे कहा जाता है? एनीवन, लिटिल बिट केक मेमोरी। चलिए ओके। तो केक मेमोरी एक्चुअली क्या होता है, हमारा केक मेमोरी होता है सीपीयू का एक पार्ट होता है, एक छोटा सा पार्ट, सीपीयू का ही एक छोटा सा पार्ट होता है। और वहां पार्ट में एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो केक मेमोरी होता है वो भी जैसे रैम, एक मतलब एक तरह से ये रैम का वर्क कर रहा है। रैम का तो एक छोटा सा रैम, यानी बहुत बड़ा नहीं है, एक छोटा सा पार्ट जो होता है वो रैम की तरह वर्क करता है। यानी कि वो भी अपने पास क्या रखता है, थोड़ा सा मेमोरी स्टोर हमेशा रखता है। मे भी कभी आपका रैम वर्क ना कर रहा हो या कुछ प्रॉब्लम आ जाए या कुछ भी हो जाए, तो उस टाइम तो मान लीजिए कि आपका रैम 2 सेकंड के लिए काम करना मान लीजिए बंद कर दिया, कुछ प्रॉब्लम आ गया या कुछ भी हल्का वो लोडिंग ज्यादा हो गई या किसी कारण उसमें कुछ भी है, तो सीपीयू जो होता है हमेशा एक क्या कहता है बी प्लान हमेशा अपने पास रखता है। और ये बी प्लान क्या होता है, केक मेमोरी। यानी कि वो क्या करता है कि हमेशा केक मेमोरी में और जो ऐसा नहीं कि सीपीयू डायरेक्ट रैम से ही सब चीज ले रहा है, रैम से पहले वो कहाँ जाता है, केक मेमोरी में जाता है, केक मेमोरी से फिर सीपीयू में आता है। यानी कि केक मेमोरी में हमेशा कुछ समय का सारी चीजें क्या होती है, रिट्राइव होते रहती हैं, वो सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं जिसे सीपीयू आउटपुट में प्रेजेंट करते रहता है। तो ये चीज हो गया कि ये भी आपका क्या हो गया, एक मेमोरी हो गया रैम की तरह है जो पार्ट ऑफ सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। तो इन चीजों को, हाँ, रनिंग प्रोग्राम में जो भी है वो सारी चीजें केक मेमोरी से रिलेटेड होती हैं। तो उन चीजों को मैनेज करता रहता है। और वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो रैम है वो हर चीज को मतलब करता तो है, लेकिन उसको और बेहतर से और सारी चीजों को फास्ट कर सके, तो केक मेमोरी का यूज हम करते हैं और उससे हमारा रनिंग प्रोग्राम बेहतर तरीके से काम करता रहता है। कैश कहते हैं, सॉरी केक नहीं कहते, कैश ही कहते हैं। हाँ केक बस वो क्या है ना, हमारी इंडियन लैंग्वेज है तो थोड़े से कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, कैश मेमोरी कहा जाता है, सॉरी। ये लिखा जाता है CACHE लेकिन ऐसे बोला जाता है कैश मेमोरी। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट जो है जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, वो हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ मॉनिटर और स्क्रीन। तो टाइप्स ऑफ मॉनिटर और स्क्रीन जो है वो क्या क्या होती हैं, तो सबसे पहला होता है कैथोड रे ट्यूब, जो हमारा होता है CRT, कैथोड रे ट्यूब।
तो कैथोड रे ट्यूब जो हो गया वो हो गया जो सबसे पहले की जो मॉनिटर हमारे पास आई थी वो थी कैथोड रे ट्यूब। उसमें क्या होता था कि आपका कैथोड रे का यूज किया जाता था। अब जैसे हमने बात किया था कि इस तरीके से टीवी होती थी और पीछे में एक ट्यूब होता था, तो ये जो पीछे होता था ये कैथोड रे ही ट्यूब होता था। कैथोड रे यहाँ से ये क्या करता है, भेजता है, लाइट इमिट करता है, फिर आपके स्क्रीन के ऊपर सारी चीजें प्रेजेंट होनी शुरू हो जाती हैं। तो वो किसके हेल्प से होता था, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होता है कि ये एक तरह का कुछ फ्लोरोसेंट पाउडर टाइप से होता है जिसके हेल्प से आपको कलर जो है, कलर कॉम्बिनेशन बेहतर तरीके से एक कलर मॉडल पूरा दिखता है और कलर को बेहतर तरीके से वो मैनेज करता था। तो सबसे पहले जो आया जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन सब चीजों को करने के लिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है, विथ दिस मॉनिटर्स स्ट्रीम ऑफ इंटेंस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। तो ये जो भेज रहा है वो क्या है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ही है जो रे के फॉर्म में वहां भेज रहा है। तो वो आपको फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर के ऊपर क्या होता है, आपको पुट किया जाता है और उसके हेल्प से आपको सारी चीजें क्या होती है, दिखनी शुरू होती है। तो यहाँ पर आप इन चीजों को समझ सकते हो, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स को। और सबसे पहले जो हमारा जो आपका पहले पुराना जो टीवी होता था ब्लैक एंड व्हाइट और ये सारी, या पुरानी कंप्यूटर आज भी हम लोग यूज करते हैं कई लोग, तो ये हमारा होता था कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स। इसके बाद इसमें फिर डेवलपमेंट किया, बेहतर तरीके से डेवलपमेंट किया गया, क्योंकि उसमें उतना पूरा चौड़ा और उतना मोटा, काफी स्पेसियस होता था, काफी ज्यादा वो स्पेस लेता था। तो इन सारी चीजों को जो अब थोड़ा छोटा करने के लिए क्या किया गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ पर क्या हो गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो हो गया, ये आपका एलसीडी जो आया न्यूली आया, उसमें मोनोक्रोम पिक्सेल्स का यूज किया गया अरेंज स्कीमेटिकली। तो पहले जो थे, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि पहले और अभी में डिफरेंस क्या हो गया, कि पहले के जो आपका पिक्सल्स होते थे उनके खाने क्या होते थे, चौड़े, यानी कि आपको जैसे पुराना मोबाइल आप देखोगे तो उसमें क्या होता है कि आपको दिखेगा, आपको एक डिफरेंस दिख जाता था, कि आपको समझ में आता था कि हाँ यहाँ पर कुछ अलग रे रे टाइप का आपको कुछ फीलिंग आती थी। लेकिन अब जो हो गया, जितना ये चीजें छोटी होती चली जाएंगी, जितनी ये पतली होती जाएंगी, तो अब आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं आता, आपको बहुत ही आराम से सारी चीजें क्लियर नजर आती हैं। तो जैसे जैसे ये छोटी होती चली गई, एलसीडी टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप कहलाती चली गई। तो ये जो है, जो पिक्सल्स और इन सारी चीजों की जो बात आई, वो कब से स्टार्ट हुई, एलसीडी में। तो ये हो गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और इसमें क्या यूज किया जाता है, ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड्स एंड टू पोलराइजिंग फिल्टर्स। तो काफी छोटे में, काफी कम स्पेस में चीजों को आपको क्या किया जाने लगा, प्रेजेंट किया जाने लगा। उतना जो कैथोड रे ट्यूब और फिर वो उसको प्रेजेंट कर रहा फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर, उस तरीके की ज्यादा जो जगह होती थी, वो सारी चीजें यहाँ पर कम हो गई और इन चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो पिक्सल्स और इन सारी चीजों की बात आनी शुरू हुई, यहाँ पर शुरू हो गई। नेक्स्ट जो आपका आता है वह है एलईडी लाइट, एलईडी मॉनिटर, सॉरी एलईडी मॉनिटर्स क्या होता है, एलईडी मॉनिटर्स उसी का हायर वर्जन है, किसका, एलसीडी का। यहाँ पे जो लाइट इमिटिंग टेक्निक है, सारी चीजें इफिशियंट हो गई, मोर इफिशियंट हो गई, और ये चीजें टूटती नहीं है, मतलब ज्यादा बेहतर हो गई। और थोड़ा सा उसका क्या कह सकते हैं, कॉस्ट भी जो हो गया, क्या हो गया, वह थोड़ा सा चीपर हो गया। तो इन सारी चीजों को इन्वायरमेंटली फ्रेंडली ज्यादा है हमारा। तो पावर जो कंज्यूम करता है वो भी एलसीडी के एस्पेक्ट में कम करता है। तो बहुत सारे चीजें इसमें बेनिफिट के रूप में लाई, जैसे आई के लिए जो होना है, कौन सा चीज स्क्रीन ज्यादा अच्छा होता है, तो एलईडी ज्यादा अच्छा होता है रेस्पेक्टिवली एलसीडी के। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप समझ सकते हो, फोटो जूम करने पे अच्छा नहीं दिखता है, तो वो जितना आपका जो पिक्सल जितना कम, जैसे अभी 4K आ रहा है, तो 4K का क्या होगा, पिक्सल बहुत छोटे छोटे हो गए, मतलब इतना छोटा कि आप बिल्कुल ही उसे माइक्रोस्कोपली देखोगे तब, बिल्कुल बहुत सूक्ष्म से तब जाके आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ वो क्लियर नहीं होगा।
तो ये सारी चीजें क्या होती है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे हम उसमें क्या करते जा रहे हैं और बेहतर से बेहतर एडवांस टेक्नोलॉजी करके पिक्सल्स को और छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना छोटा आप कर लोगे उतना ज्यादा बेहतर आपको सारी चीजें विजिबल होती हैं। तो ये सारी चीजें आप वहाँ पे देख सकते हो। और उसमें आप वैसे सिस्टम चीज़ों का यूज़ भी कर सकते हैं जो कि आपको छोटा होते जाए और सारी चीज़ें और एफिशिएंट होते जाएं। तो एलईडी बेसिकली क्या है, एलसीडी से ज़्यादा बेहतर है। लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं इसमें, जो इसका हो गया लाइट एमिटिंग डायोड्स, तो आंखों के लिए ये ज़्यादा बेहतर होता है, पावर भी कम कंज्यूम करता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं हमारी। तो ओवरऑल ये हमारा आपका एलईडी था और एलसीडी था। और इससे रिलेटेड अगर कुछ भी आपको पूछना है, आपको कुछ भी ऐसे, तो इसमें कुछ है नहीं वैसा, बस आपको पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होंगी। और बेसिकली माइंड में बस उसे रखते जाइए कि ये होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रिंटर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला है हमारा लेजर प्रिंटर, जो आपको जेरोक्स मशीन ये सारी चीजें जो दिखती हैं वो क्या है, लेजर प्रिंटर। आपको दिखता भी होगा जब भी आप जेरोक्स करने जाते होंगे तो एक लेजर लाइट टाइप से बिल्कुल व्हाइट पूरा आता है, तो इसीलिए इसका नाम भी क्या है, लेजर प्रिंटर। और तो ये सारी चीजें जो हैं लेजर प्रिंटर, वो आपको क्या होता है कि द लेजर प्रिंटर वाज डेवलप्ड बाय जेरोक्स इन द 1960s। इसको कब डेवलप किया गया, 1960 में डेवलप किया गया। और उसके बाद फिर आपका क्या हो गया कि इसका काफी ज्यादा आज के भी टाइम में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये क्या होता है आपको काफी वाइडली यूज करने का कारण क्या होता है कि ये सस्ते होते हैं, इफिशियंट होते हैं। और स्पेशली जो आपको कलर प्रिंटिंग के लिए तो ये अच्छे नहीं है एफिशिएंट, लेकिन जो आपका वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट के लिए जो प्रिंटिंग होती है या कोई भी चीज होती है तो उसके लिए ये बहुत ही एफिशिएंट होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ दो चीज की यूज होती है, ब्लैक इंक की जरूरत होती है। तो इसमें ड्राई फॉर्म में जो पाउडर का यूज किया जाता है, पावर यहाँ लिखा हुआ पाउडर है, एक्चुअली यहाँ POW पाउडर जो होता है वो ड्राई फॉर्म में होता है, यानी सूखे फॉर्म में होता है, इजिली अवेलेबल होता है और जल्दी जल्दी वो प्रिंट और काफी फास्ट तरीके से ये आपका प्रिंट यहाँ पे निकलता है। तो ये होता है आपका लेजर प्रिंटर, और ये आपका आज भी काफी अच्छे से यूज हो रहा है इसका टेक्नोलॉजी का। इसके बाद आता है इंक जेट प्रिंटर्स। इंक जेट प्रिंटर्स आपका क्या होता है, हमने बात किया था कि कौन सा इसमें टेक्नोलॉजी कलर प्रिंटिंग के लिए होता है। कलर प्रिंटिंग के लिए क्या होता है, CMYK एज इंक, यानी कि हम लोग सियान और ये मैजेंटा येलो और के यानी ब्लैक, इन चारों कलर का यूज करते हैं इंक जेट प्रिंटर में। और इन चारों कलर के हेल्प से इसमें आपको प्रिंटिंग की जाती है। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस एक क्या है कि एक तो सबसे पहले इसमें जो कलर होते हैं वो आपको जो है वो सॉलिड फॉर्म में, मतलब कि वो आपको ड्राई फॉर्म में नहीं होते, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो ये चीज आपको बस ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कभी कभी ये भी पूछ लेता है किसमें ड्राई है किसमें लिक्विड है। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, ड्राई का जो यूज किया जाता है केवल उसी में यूज किया जा रहा है। इंक जेट में या इसके बाद वाले में भी लिक्विड का ही इन जनरल यूज किया जाता है। तो इंक जेट में तो लिक्विड ही यूज होता है। और इसमें बहुत ज्यादा जो लार्ज स्केल पर है तो वहां पर प्रिंट आउट करना निकालना इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इररेस्पेक्टिवली किसके, जो हमारा पहला प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। तो ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है। लेकिन जो हमारा प्रिंट होकर आता है कलर प्रिंटिंग, तो कलर प्रिंटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। कलर प्रिंट के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये स्लो, ये क्या कहते हैं, कलर जो एक्यूरेसी अगर आप की बात करोगे, कलर एक्यूरेसी की बात, तो वो काफी अच्छी इसमें होती है। यानी कि आपका जो कलर प्रिंट है वो काफी अच्छा दिखेगा। अगर उसी चीज को अगर आप इसके पहले वाले प्रिंटर से आप करते, लेजर प्रिंटर से, तो आपकी कलर एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं दिखेगी जितनी अच्छी इसमें दिखेगी। जैसे आपको फोटो भी निकाला जाता है या कुछ भी निकाला जाता है तो उसमें इंक जेट प्रिंटर अच्छे वाले का यूज किया जाता है। तो अगर उसको आप जेरोक्स वाले मशीन से निकलवाओगे तो बहुत ही बेकार आएगा और बहुत ही अजीब टाइप से, अलग टाइप से आएगा। तो जो चीजें होती हैं, और प्लस जो कलर प्रिंटिंग है
वो इसमें सस्ती ज्यादा होती है। अगर आप कलर प्रिंटिंग कर तो सकते हो लेजर प्रिंटर से भी, लेकिन इसमें जो कलर प्रिंटिंग है वो महंगी होगी, क्योंकि ड्राई पाउडर काफी ज्यादा, और उसका मिक्सिंग भी आपका, क्योंकि ड्राई पाउडर का मिक्सिंग उतना अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन वही लिक्विड इसमें यूज हो रहा है तो उसका मिक्सिंग अच्छा हो सकता है। तो इसलिए एक्यूरेसी भी इसमें ज्यादा अच्छा आ रही है, और कॉस्ट भी कलर प्रिंटिंग की इसमें कम लग रही है। वहीं पे अगर इसकी बात करें अदर प्रिंटिंग के लिए, अगर इससे आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कर रहे हो इंकजेट से, तो यहाँ पर आपको महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट के लिए ज्यादा सस्ता कौन हो जाएगा, आपका लेजर प्रिंटिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, और उसी हिसाब से आप कहीं भी जाते होगे तो देखते होगे आप कलर प्रिंटिंग के लिए वो कलर प्रिंटर रखते हैं, यानी कि इंकजेट प्रिंटर रखते हैं, और नॉर्मल जो आप करवाते होगे तो उसके लिए वो आपका यूज करते हैं लेजर प्रिंटर, यानी जेरोक्स मशीन से वो निकलवाते हैं। तो ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, कहीं भी आप जाओगे तो वो इसी तरीके से यूज करते हैं। और क्यों? क्योंकि वो जो कुछ जगह वो सस्ता पड़ता है, कुछ जगह वो सस्ता पड़ता है, तो ये चीजें इम्पोर्टेंट है। और डॉट मैट्रिक्स से अगर हम लोग बात करें, डॉट मैट्रिक्स, तो डॉट मैट्रिक्स ये आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन और इन सभी जगहों पे यूज किया जाता है, खट 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 जो आवाज आती है, तो ये डॉट 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 के फॉर्म में आएगा, यानी कि वो आपको पूरा प्रॉपर नहीं आएगा, आपको डॉट डॉट के फॉर्म में आपको स्पेशल दिखेगा भी, कि सारी चीजें होती हैं। तो वो सारी जो प्रिंटिंग होती है डॉट के फॉर्म में होती है। और यहाँ पे भी ये ड्राई इंक का यूज तो कर सकते हैं ये, लेकिन यूज होता नहीं है जल्दी, ये जल्दी यूज होता नहीं है। ज्यादातर इसमें भी जो यूज होता है वो इंक सोक्ड क्लॉथ का यूज होता है, यानी कि यहाँ पर भी जो यूज हो रहा है वो लिक्विड ही कलर फॉर्म में कलर का यूज होता है यहाँ पे भी, डॉट मैट्रिक्स में भी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो ड्राई का मुख्य रूप से यूज हो रहा है वो लेजर प्रिंटर में ही यूज हो रहा है, और ये कभी कभी आता भी है। तो लेजर प्रिंटर ड्राई के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आंसर होगा वो लेजर प्रिंटर होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और ये इंक जेट या फिर डॉट जो होता है वो मेनली आप लिक्विड फॉर्म में इनका यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप बैंक में बहुत सारी जगहों पे बिल्कुल आप देख सकते हैं, उन जगहों पे यूज होते हैं। और जहाँ पे भी डॉटेड फॉर्म में आपको नजर आ रहा है टेक्स्ट या इमेजेस, वो समझ जाइए कि डॉट मैट्रिक्स से ही उसे टाइप किया गया है या निकाला गया है। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज हम लोग किसे कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज हम लोग किसे कहते हैं। प्राइमरी स्टोरेज उसे कहते हैं जैसे कि आपका इनबिल्ट जैसे रैम और रोम हो गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज, यानी कि वो उसमें आपको सबसे पहले मेमोरी सारी चीजें। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज किसे कहते हैं, जो मतलब ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं कंप्यूटर में, तो वो प्राइमरी स्टोरेज है। अब बाहर से जो आप निकाल ले जा रहे हो और बाहर एक्सटर्नली आप उसको फिर रख रहे हो, जैसे आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, फिर पेन ड्राइव हो गया, या फिर आपका सीडी हो गया, तो ये सारी चीजें क्या हो गए आपके सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी है वो रैम और रोम जो है वो मुख्य रूप से प्राइमरी है, और अदर सारी चीजें जो हैं वो क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है। जो हार्ड हार्ड डिस्क हो गया, या फिर आपका इंटरनल हार्ड डिस्क की बात नहीं यहाँ पे, मतलब जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की बात है। और यहाँ पे जो भी आपकी जो चीजें हैं सीडी हो गया, तो जो भी चीजें हैं ये सारी आपको क्या जाएंगी, सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस रेफर्स टू एनी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। ये मतलब होता कैसा है, नॉन वोलेटाइल डिवाइस that is internal external to the computer. It can be any storage device beyond the primary storage that enables the permanent data storage. तो जो भी परमानेंट डाटा स्टोरेज करता है उसे हम लोग करते हैं। इनबिल्ट भी मतलब जो हार्ड डिस्क आता है वो भी यानी कि इसी में आ जाता है, आपका सेकेंडरी में आता है। प्राइमरी में सिर्फ दो ही चीज आ रहे हैं, रैम और रोम, रैम एंड रोम, यही चीज केवल आ रहा है आपका प्राइमरी। इसके अलावा जो भी चीजें हैं जहाँ पे आप मैसेज सेव कर रहे हो, डाटा सेव कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको सेकेंडरी में आता है। तो सेकेंडरी क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है और स्लोअर होता है। एक्सपेंसिव कम होता है लेकिन स्लोअर होता है। आप उसमें डाटा, जैसे कि रैम से डाटा आप बहुत जल्दी आएगा, लेकिन अगर ब्लूटूथ से आप या मतलब आप पेन ड्राइव से डाटा ले रहे हो तो वो डाटा स्लो आता है। तो उसका कारण क्या होता है, वो स्लो है, मतलब हम डायरेक्टली समझ सकते हैं, और वो क्या है, ज्यादा फास्ट है। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसी में है जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, उसमें क्या क्या आ रहा है, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क,
CDR, DVDR, RW, रीड एंड राइट, ऐसे भी आ रहे हैं जो राइटेबल पहले आते थे, आप देखते होंगे। अब तो DVD और इनका यूज ही नहीं होता है। और ये हार्ड डिस्क ड्राइव, ब्लॉक्स में सॉलिड डिस्क ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, थम्स ड्राइव, अभी मेनली इन्हीं का यूज हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी क्या होती हैं, आपको अभी यूज हो रही हैं। तो पहले डिस्क का यूज हो रहा था। डिस्क यानी कि पहले आपको लेजर लाइट और उनसे आप देखते होंगे कि एक लेजर के टाइप से होता है। अगर आप कभी भी किसको क्या कहते हैं CD वाली चीज को खोलेंगे तो वहां पे एक लेजर लाइट टाइप्स होगा और CD घूमते रहती है, वो उसको रीड करते रहता है। तो वो इसलिए वो डिस्क का उसमें यूज होता था। लेकिन अब जो हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव या फ्लैश ड्राइव, इसमें जो स्टोर करने के लिए चीजें हो रही हैं वो होती हैं ब्लॉक का यूज होती हैं। तो ये इसमें डिस्क का यूज होता था, यहाँ पे ब्लॉक का यूज होता है। यानी कि ब्लॉक्स में छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं और उसमें वो सारी डाटा को क्या करते हैं, सेव करके रखे रहते हैं। तो और हार्ड डिस्क ड्राइव में तो अभी भी वैसे क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव में इसी तरीके से होता है रीड करने वाला चीज। तो फिलहाल इन्हें इसमें ब्लॉक्स में तो रख दिया, लेकिन इसमें रखना नहीं चाहिए। सॉलिड स्टेट ड्राइव और फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव और थंब ड्राइव, ये सारे एक्चुअली ब्लॉक्स वाले आते हैं। ये तो फिर भी डिस्क ड्राइव में ही आ जाएगा, यानी डिस्क में ही आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है। तो डिस्क की चीज क्योंकि यहाँ पे यूज हो रही है, तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हो, देख सकते हो। तो डिस्क ड्राइव और जो ब्लॉक्स होते हैं उनमें क्या सॉलिड स्टेट और डिस्क ड्राइव में क्या अंतर है, जो हमने पहले भी बात किया था। इसमें एक आपको रन करता रहता है, घूमता रहता है, उसको ये रीड करते रहता है। इस तरीके से यहाँ पे एक वाइट सा होता है, वो इसको रीड करते रहता है। तो वो हार्ड डिस्क ड्राइव, जो अभी भी हार्ड डिस्क मेरे पास भी अभी जो हार्ड डिस्क है वो इसी यही है। लेकिन जो SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसमें वो ब्लॉक्स में कंटेन करते जाता है, उसके अलग अलग ब्लॉक्स बना करके और उसमें वो कंटेन करते रहते हैं। यानी उसे इस तरीके से रीड नहीं करता जिस तरीके से इसमें किया जा रहा है। तो इसकी कॉन्सेप्ट अलग है, इसकी कॉन्सेप्ट अलग है। ये डिस्क के ऊपर बेस है और ये उसके ऊपर बेस्ड नहीं है, सॉलिड स्टेट। तो उसका एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन किसी तरह का? तो अभी थोड़ा सा 5-10 मिनट के अंदर इसे फास्ट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, सबसे पहले जो है बाइनरी नंबर सिस्टम हम किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आपको करनी है, वो हमें यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं कि वैसा नंबर सिस्टम जिसमें दो चीजों का यूज किया जाता है, 0 और 1। तो पहले जो नंबर सिस्टम यूज होता था, जैसे पहले जो चीजें यूज होती थी और अभी जो चीजें यूज होती हैं, उसमें अंतर क्या है कि पहले जो यूज होते थे उसे हम लोग कहते थे एनालॉग। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसलिए इसे आप समझ लीजिए। और अभी जो है वो कहलाती है डिजिटल। तो जब से 0-1 का यूज होना शुरू हो गया उसे हम लोग कहते हैं डिजिटल। और एनालॉग का मतलब क्या होता था कि जैसे पहले आपका जो होता था उसमें आपको पास जो मूवी या कुछ भी आती थी, उसके कैसेट आते थे और कैसेट में क्या होता था, रील होता था। और रील में फिर आपको एक्चुअली पिक्चर उसमें प्रेजेंट होते थे। उस रील के अंतर्गत में सारे चित्र जो होते थे या फिर जो गाने होते थे वो छिपे होते थे, जो सबसे पहले जो बात होती थी। तो ये सारी चीजें इसमें छिपे होते थी और फिर वो उसे मतलब रीड करता था और वहां पर फिर आपको वो सारी मूवी या गाना वहां दिखना शुरू हो जाती थी। तो इसे हम लोग कहते थे एनालॉग। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जो है वो रील फॉर्म में कन्वर्ट ना करके एनालॉग को जो है वो किस में कन्वर्ट किया जाता है, डिजिटल। यानी कि एनालॉग फॉर्म में ना रह करके उसे आपको 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट, और हर एक इमेज को है या किसी भी चीज को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, डिजिटल फॉर्म में, यानी 0-1 के फॉर्म में। और सिर्फ 0-1 के फॉर्म में जो कन्वर्ट करने के कारण उसे बाइनरी कहा जाता है, क्योंकि 0-1 दो चीजें हैं, अब बाइनरी यानी 2 बाइट यानी 2। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें दो डिजिट का यूज हो रहा है, 0 और 1, तो इसे हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। और इसी को आप लोग कहते हैं, जैसे कहा जाता है कि डिजिटलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, यानी हर चीज को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने पास क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, रख रहे हो। तो डिजिटलाइजेशन जितना ज्यादा होगा
उतना ज़्यादा हमारे लिए क्या होती है, चीज़ें आसान होती है, स्टोर करना उतना हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। इररेस्पेक्टिव आप एनालॉग में अगर स्टोर कर रहे हो तो आपके लिए वो चीज़ें उतना ही क्या हो जाती हैं, डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो डिजिटलाइजेशन का या डिजिटाइजेशन जो कहा जाता है वो क्या है, उसका मतलब आप अब समझ रहे होंगे। और वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से, यानी कि आप एज इट इज आप पिक्चर को पिक्चर फॉर्म में अपने पास सेव करके रखे हुए, तो वो एनालॉग फॉर्म में यानी आपने सेव किया है। और उसी को अगर आपने कहीं कंप्यूटर में डाल दिया, या कंप्यूटर में डालते ही सारी चीजें क्या है, पिक्चर फॉर्म में आपको दिख तो रही है, लेकिन उसके पीछे वर्क क्या कर रहा है, 0101010101, यानी वो डिजिटाइजेशन हो गया। तो ये सारी चीजें आपको समझ होनी चाहिए। तो एक्चुअली एनालॉग को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, डिजिटाइजेशन में, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये दोनों चीजें हैं। और जीरो का मतलब अगर कहा जाए, अगर तो जीरो का मतलब होता है नो, और वन का मतलब होता है यस। तो सिर्फ नो यस के हेल्प से पूरी कोडिंग होती है। जितनी भी चीजें हैं, जो भी डाटा है, नो यस के फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। और कैसे है, क्या है, क्यों है, तो वो अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको इसमें डीप में पूरे कंप्यूटर को पढ़ना होगा, तो आपको और भी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद हमारा आता है बिट्स और बाइट। तो बिट्स हमने बात किया था कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जीरो जो हो गया या वन हो गया, ये एक एक बिट हो गया। तो वन बिट या तो जीरो एक बिट है या वन एक बिट है। और 4 बिट जो मिलकर हमने जो किया था, क्या बनाया था हमारा 4 बिट निपर, और जो उससे 8 बिट जो होते हैं वो क्या बनते हैं, बाइट। तो ये सारी चीज आपको रखना है याद, वो हमने वहाँ पीछे लिखा हुआ भी है आपका डाटा, तो वहां से आप देख सकते हो। और इसमें अब जो नेक्स्ट है हम लोग ये सीखेंगे, बिट और बाइट है, और सारे जो हैं वो पीछे हमने आपको ऑलरेडी एक बार बताया हुआ है। तो अभी हम लोग केवल एक न्यू चीज सीखेंगे, वो है चेंज नंबर सिस्टम जो है। नंबर सिस्टम किसे हम लोग कह रहे हैं, नंबर सिस्टम अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। नंबर सिस्टम में एक्चुअली क्या 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 नंबर सिस्टम किसके जैसे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, बाइनरी। और ये बहुत इजी है, इसलिए 5 से 10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसे हम कर सकते हैं अभी। बाइनरी, फिर आपका क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम, और फिर और आपके कौन से ऑक्टल नंबर सिस्टम, और आपके क्या हैं, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल का मतलब डेसिमल 10, हेक्सा 6 यानी 16 इसमें है। इसमें ऑक्टल यानी 8 डिजिट हैं, इसमें 10 डिजिट है। डेसिमल यानी 10 और बाइनरी यानी 2। तो बाइनरी में दो कौन कौन से डिजिट का यूज किया जाता है, 0 1, यानी इसमें जो भी चीजें लिखी जाएंगी वो 0 1 के फॉर्म में होंगी। डेसिमल में जो भी चीजें लिखी जाएंगी वो 0 से लेकर के 9, इसे आप जब काउंट करें तो टोटल कितनी संख्या आएगी, 10। तो 0 और 9 को लेकर के, से लेकर 9 तक को लेकर के सारी डिजिट जो बनाई गई है डेसिमल नंबर सिस्टम में, वो इसके हेल्प से बनाई गई है। ऑक्टल की अगर हम लोग बात करें, तो ऑक्टल में जितनी भी नंबर सिस्टम बनाई गई है वो 0 से लेकर के कहाँ तक बनाई गई है, 7 तक डिजिट को लेकर के। और हेक्साडेसिमल में जो भी बनाया गया है वो किस में बनाया गया है, 0 से लेकर के 9। 0 से लेकर 9 क्या हो गया आपका, 10। और उसके बाद 6 और होना चाहिए, तो इसके लिए 6 और जो यूज किए गए हैं, ए बी सी डी ई और एफ, 1 2 3 4 5 6। तो ये नंबर जो है अल्फाबेट का भी इसमें यूज किया जाता है। तो ये हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का, तो जो भी आपके फ्लैक्स पेंटिंग या ये सारे जो बड़े बड़े पेंटिंग या जो फ्लैक्स बनाए जाते हैं, उनमें जो नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है वो हेक्साडेसिमल का यूज किया जाता है। तो ये आपको बस एज ए इंफॉर्मेशन के लिए था, तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। बाइनरी का तो यूज आप देख ही रहे हैं, अब हमारे कंप्यूटर में जो सारा है वो बाइनरी का ही यूज हो रहा है। तो अभी जो हम लोग देखेंगे बाइनरी और डेसिमल का कन्वर्जन कैसे किया जाता है, बहुत इजी है। एक कन्वर्जन आज हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास 2-3 मिनट बचा है, और उसके बाद आगे का हम लोग कल देख सकते हैं। तो हमारे पास है बाइनरी में कन्वर्जन। सबसे पहला कि बाइनरी में कन्वर्जन कैसे करेंगे, यानी कि डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी ये कैसे किया जा सकता है, तो जैसे कोई भी नंबर आपके पास दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए 60, इसका बाइनरी कन्वर्जन करना है, तो कि जिस नंबर का भी बाइनरी कन्वर्जन करना है उसको 2 से आप डिवाइड करते जाइए।
तो 2 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 30, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 15। यहाँ पे एक और लाइन डाल दीजिए, और यहाँ पे पहले 2 से डिवाइड किया हमने 60 को, तो 30 आ गया, तो रिमाइंडर क्या आया 0, वो यहाँ लिख दीजिए। फिर 30 को हमने डिवाइड किया किससे 2 से, तो 15 आ गया, तो फिर रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0। फिर हमने 15 को 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, तो रिमाइंडर को यहाँ लिखते जाना है। फिर 7 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, 3 इंटू 2 6, रिमाइंडर क्या हो गया 1। फिर 3 को हमने डिवाइड किया, तो इससे हमने डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 1, और ये आपका फिर क्या हो जाएगा 1, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा अगेन 1, 2 इंटू 2 और प्लस 1 3। तो ये आपको अब नीचे से ऊपर की ओर ये इससे आपको पकड़ना है, और इसको अपोजिट क्रम में लिख दीजिए, नीचे से ऊपर 1 1 1 1 0 0 4 1 और 2 0। तो ये जो आपका हो गया, ये आपका बाइनरी फॉर्म हो गया 60 का, ये बाइनरी फॉर्म हो गया 60 का। तो 60 का अगर बाइनरी फॉर्म का हम लोग बात करेंगे तो वो यही हो जाएगा 1 1 1 1 0 0। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है? हेलो? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये बहुत ही आसान है, आप जानते भी होंगे कई लोग। तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन किन्हीं को हो क्या कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं किसी को भी। ओके, और फिर इससे आगे का जो कन्वर्जन है, क्योंकि टाइम भी हो गया है। 15 को डिवाइडेड बाय 2 किया तो 7 कैसे आया? 15 को डिवाइडेड बाय 2 किया तो 15 एक्चुअली 2 से टोटली नहीं होगा, तो जितने बार में होगा वो हमें करना है। यानी कि एक्चुअली 15 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 इंटू कहाँ तक आप ज्यादा जा सकते हो 7 तक जा सकते हो, उससे आगे तो नहीं जाओगे। तो 7 यहाँ 14 हो गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो ये जो रिमाइंडर है उसे यहाँ लिखना है, और ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो यहाँ। इधर आप चाहो तो 2 लिख सकते हो, बाद में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर बार 2 से ही करते हैं हम लोग। तो समझ गए आप?